हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा बनने के कुछ दिन बाद ही ना, ऑन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज, इसे वैसे जो प्लूरल है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, वाज मूव्ड इन द असेंबली। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो गया भी, हमारे संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। इट लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो हम संविधान बनाएंगे उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या होंगे और उसकी फिलॉसफी क्या होगी। तो ये याद रखना कि संविधान बनने के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं मूव हुआ था, पहले मूव हो गया था कि हमारा क्या फंडामेंटल्स होंगे। तो इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, तो वो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना? प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल किसका है, किससे बना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर्म्स द प्रीएम्बल। किसका? द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात होगी। अब थोड़ी और बातें देख लेते हैं जी। पहले पहले क्या था ना, जो प्रिंसली स्टेट्स वाले थे, तो जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आए थे, कईयों ने मना कर दिया था। तो वो भी क्या है, उन्होंने धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो कि इंडियन डोमिनियन से बिलोंग करते थे, भारत के एरिया में मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो, उन्होंने भी बाद में असेंबली में एंटर कर लिया। ये बात भी क्लियर होगी। मतलब कुछ कुछ जो अड़चने थी वो भी सही होगी। मीन जो आज का प्रेजेंट का इंडिया है उसके जितने भी मेंबर थे ना, उन्होंने, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स ने कईयों ने ना की थी, वो भी आ गए धीरे धीरे। और भारतीय एरिया में इंडियन डोमिनियन में जो मुस्लिम लीग वाले मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भी एंटर कर गए असेंबली में। चलो ये बात क्लियर होगी। अब इन्होंने मिलकर संविधान बनाया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 1947 वाला जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसने कुछ चेंजेस की। मेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द असेंबली। उन्होंने असेंबली में कुछ चेंजेस की। वो क्या थी? ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि असेंबली को सोवरेन बनाना, ठीक, ये सब चेंजेस किस एक्ट के थ्रू आई? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्या था? इन्होंने क्या किया? द असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी। उन्होंने अपने इसको फुली सॉवरेन बॉडी बना लिया। मतलब कि हम किसी के अधीन नहीं है, जैसा हमको लगे हम वैसा अपने लिए संविधान बनाएंगे। द असेंबली आल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। हमने देखा कैसे इसके ड्यूल फंक्शन थे। उन्होंने संविधान भी बनाना था और एज ए लेजिस्लेटिव, एज ए पार्लियामेंट भी काम करना था। ठीक है जी, कानून बनाना था। Thus, two separate functions were assigned to the assembly। तो हम देखेंगे एक हिसाब से, एक तो असेंबली ने संविधान बनाना था और दूसरा लेजिस्लेटिव काम भी करने थे। तो टू सेपरेट फंक्शंस करने थे एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कौन कौन से? वन इज द मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, मीन लेजिस्लेटिव फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए कानून बनाना, जो पार्लियामेंट का काम होता है। तो जब तक चुनकर बंदे नहीं आ जाते लेजिस्लेटिव वाले, तब तक इन्होंने क्या है, कानून बनाने का काम भी करना था और संविधान बनाने का काम भी करना था। तो दो फंक्शन ये करती थी। कौन? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द असेंबली हैड टू परफॉर्म दीज टू टास्क्स ऑन सेपरेट डेज। अलग अलग दिन पे वो अलग अलग ये दोनों काम करते थे। कौन कौन से? संविधान बनाना एक दिन, किसी एक दिन, और लेजिस्लेटिव फंक्शन किसी दूसरे दिन। Thus the assembly became the first parliament of free India। तो ये बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट कौन थी? असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी। एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के हिसाब से बैठते थे भी, हाँ भी हमने संविधान बनाना है, तो उसका हेड कौन था? हमारा राष्ट्रपति। कौन? द असेंबली वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो राष्ट्रपति चाहे बाद में आए, तो आपने ये याद रखना कि जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में बैठते थे तो उनका हेड होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन इट फंक्शनड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो जब वो पार्लियामेंट के रूप में बैठते थे तो इट वाज चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। तो तब प्रेसिडेंट कौन करता था?
जीवी मावलंकर। आप जरा सोच के देखिए ना, जब पार्लियामेंट के रूप में बैठता है कोई सदन, है ना, एज ए लेजिस्लेचर, तो उसका हेड कौन होता है? स्पीकर। तो स्पीकर हमारा कौन था पहले? जीवी मावलंकर। तो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में पहले उसको कौन चेयर करता था? जीवी मावलंकर। और जब वो संविधान सभा के रूप में बात करते थे, इकट्ठे होते थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उसके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इसको चेयर करते थे। ठीक है जी। These two functions, देखो, these two functions continued till November 26, 1949। 26 नवंबर 1949 तक ये फंक्शन चलते रहे। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। तो जब संविधान बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला काम खत्म हो गया, पर ये जो हमारी असेंबली है ये कंटिन्यू रही एज ए लेजिस्लेचर, जब तक कि नए चुनकर बंदे नहीं आ गए। When the task of making the constitution was over, ठीक है। तो हमारा संविधान का पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी का दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। इस दिन को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है जी। अब है कि असेंबली ने कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म किए थे। वो कौन कौन से फंक्शन थे? देखिए, इसका ना सीक्वेंस आपने याद रखनी है, इसकी सीक्वेंस याद रखनी है। पहले तो इन्होंने ना 47 में, जुलाई 22, 1947 में अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। तो आजादी से पहले ही हमने क्या है, एक नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1947 में ही एक नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है जी। इसकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है एग्जाम में, पहले पूछी जाती रही है। और फिर 1949 में क्या किया इन्होंने? अपनी मेंबरशिप जो है कॉमनवेल्थ के साथ रेटिफाई कर दी। हाँ भी, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। दूसरा फंक्शन ये हो गया 47 के बाद 49। ठीक है जी। अब आपने याद रखना है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले जब इनकी आखिरी सिटिंग हुई थी जनवरी 24 को, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, उसको याद रखना। इन्होंने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, ये काम। उसी दिन इन्होंने नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, दूसरा काम। उसी दिन इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना पूरे इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तीसरा काम। तो 3 काम आपने ये याद रखने हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी को 3 इंपॉर्टेंट काम किए थे। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया। ये 3 काम हो गए। और 1947 में नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट किया और उसके बाद 1949 में अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के साथ भी रेटिफाई की। ये 3 काम हो गए, ये वाले काम हो गए। ठीक, अलग अलग डेट में, इनको याद रखना आपने। ये वाली डेट चाहे ना भी याद रखो, जुलाई 22, मई, बस इतना याद रखो, सन याद रख लो और इनकी सीक्वेंस याद रख लो। और जो 2 काम किए हैं 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 3 काम किए हैं एक ही दिन में, उनको आप याद रख लेना। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट का इलेक्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया इन्होंने। अच्छा जी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान को बनने में कितने दिन लगे। तो लगभग 3 साल। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो 12 दिन कम है, 3 साल से 12 दिन कम। 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 3 साल से 12 दिन कम, ऐसे मन में याद रख लो। तो 30 में से 12 घटाए, कितने हो गए? 18 और 11 महीने। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा संविधान बनाया गया ना, तो संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया? लगभग 60 कंट्रियों के संविधान को एनालाइज किया। कितनी? लगभग 60। काफी है ये कंट्रीज। अच्छा जी। और फाइनल सेशन कब हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? फाइनल सेशन 26 जनवरी को नहीं हुआ था, 25 को नहीं हुआ था, 24 जनवरी को हुआ था। ठीक है ना। हमारे संविधान सभा का फाइनल सेशन कौन सी डेट को हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। पर उसके बाद वो एज ए लेजिस्लेचर, मतलब एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन करती रही। प्रोविजनल पार्लियामेंट का मतलब जब तक कि असली पार्लियामेंट सिलेक्ट होकर नहीं आ जाती, इलेक्ट होकर नहीं आ जाती,
तब तक ये एज ए लेजिस्लेचर, एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में इसने काम किया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 से लेकर कब तक, जब तक कि न्यू पार्लियामेंट नहीं बन गई, जब तक कि न्यू पार्लियामेंट नहीं बन गई। अच्छा जी, तो अब नई पार्लियामेंट कब बनी? वो जब 1951-52 का पहला जनरल इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद चुनकर बंदे आए, चुनकर एमपी आए और हमारे न्यू पार्लियामेंट बनी। ठीक है जी। आगे है जी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ कमिटीज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी। देखो काम सारे बंदे इकट्ठे बैठकर तो करते नहीं, इन्होंने आपस में काम डिवाइड कर लिया होता है। तो जब काम डिवाइड कर लिया तो कमेटियों में काम बढ़ गया। तो 8 हमारी मेजर कमेटी थी। कितनी? 8 मेजर कमेटीज हमारी 8 थी और बाकी कई माइनर कमेटीज थी। और मेजर कमेटी के जो हेड हैं वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपने याद रखना है यूनियन पावर कमेटी का हेड जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और स्टेट कमेटी का हेड, देखो यहां याद रखना, देखिए स्टेट कमेटी कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। अब आप कहोगे सर भी जो स्टेट वगैरह है, राजा महाराजे हैं, तो इनको तो सरदार पटेल ने आपस में ज्वाइन किया था, इनको मिलाया था इंडिया में, तो इसके हेड कौन होंगे? सरदार पटेल। तो ऐसे एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाओगे। याद रखना स्टेट कमेटी के हेड है नेहरू, ठीक। पर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, प्रोविंशियल वाली कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? सरदार पटेल। तो एग्जाम में जहां गच्चा मत खा जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। स्टेट कमेटी के हेड कौन थे? नेहरू, ये याद रखना। स्टेट कमेटी के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के और पावर कमेटी के नेहरू थे। स्टेट कमेटी में इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। स्टेट कमेटी की बात आएगी तो आपने फट से किसको निशानी लगा देनी है? सरदार पटेल। नहीं, सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, ये याद रख लेना आपने। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है? ये तो आसान है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जिन्होंने संविधान बनाया, एक हिसाब से उसका मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट बनाया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब निगरान कमेटी, पूरी निगरानी रखनी बाकी सब कमेटियों के ऊपर, कैसे संविधान सभा काम कर रही है इसके ऊपर निगरानी रखनी। तो स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो प्रेसिडेंट बने पहले, ठीक है जी। स्टेट कमेटी हमने पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अलावा और भी कई कमेटियां थी, जैसे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ऑन माइनॉरिटीज, ट्राइबल अफेयर्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, ट्राइबल के ऊपर, एक्सक्लूडेड एरिया वगैरह के ऊपर कौन है? तो इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल, ये भी याद रखना आपने। और इसके अलावा ना कई प्रकार के, इसी कमेटी के अंदर कई सब कमेटियां थी। तो ये सब कमेटियां शायद आप इतनी ना याद रख पाओ, वैसे एक आध पढ़ लो, पहले पढ़ लो। चलो, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी देखो ना, ये एक बड़ी कमेटी थी। तो उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट के ऊपर कमेटी बनी थी उसके हेड थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है जी। और जो मिनोरिटी के ऊपर कमेटी थी उसके हेड थे एस.सी. मुखर्जी, ठीक है जी। और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज या असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके ऊपर गोपीनाथ बरदोलाई थे। ये छोड़ो, रहने दो, इतना टफ नहीं आप जा कर पाओगे, और भी छोड़ो, ठीक है ना। और ये याद रख लो, रूल्स कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स के ऊपर जो कमेटी बनी वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। बस इतना ही। आगे बात आती है जी ड्राफ्टिंग कमेटी, वो कमेटी जिसने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी क्योंकि इसी का तो काम था कि आपने संविधान बनाना है। तो इसका मेन काम क्या था? ड्राफ्ट बनाना, संविधान का, नए संविधान का मसौदा तैयार करना, ठीक। तो इसके 7 मेंबर थे। तो 7 मेंबर आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन आपकी संविधान की जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके मेंबर थे। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने ऐसे करना है, पूरे नाम नहीं रट्टे लगाने। डॉक्टर अम्बेडकर तो चेयरमैन थे, ये तो उसके मेंबर हैं, ठीक है जी, बात बन गई। डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर के.एम. मुंशी। उसके बाद ना आपने रट्टे लगाने हैं ऐसे, समथिंग अयंगर, समथिंग अय्यर, समथिंग सदुल्ला, राव, मित्तर, कृष्णमाचारी एंड डी.पी. खेतान। पूरे नाम ना याद रख पाओ क्योंकि आपने लिखना नहीं है, बस टिक करना है, इसलिए आपने मन ही मन कैसे याद रखने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन हो गए, आपके के.एम. मुंशी हो गए, ठीक है जी, अयंगर हो गए, अय्यर हो गए, ऐसे
अयंगर हो गए, अय्यर हो गए, सैदुल्ला हो गए, ठीक, राव हो गए, मित्तर हो गए, खैतान हो गए, कृष्णामाचारी हो गए। ऐसे इनके ना कुछ जो आपको इजी लगे वैसे आप साथ याद कर लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है भी। हाँ भी आपको कुछ नाम दिए होंगे और कहा होगा कि इनमें से कौन सा बंदा संविधान सभा का मेंबर था, या इनमें से कौन सा संविधान आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे या नहीं थे। बार बार मैं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अयंगर, अय्यर, सैदुल्ला, कृष्णामाचारी, मित्तर, राव और है ना, और खैतान, डीपी खैतान, ऐसे कुछ याद रख लेना आप। ठीक है जी। तो हमारा संविधान कब बना था? जो हमने 26 नवंबर 1949 को बनाया, तो उसमें एक प्रीएम्बल था, 400 के करीब आर्टिकल थे, 395 और 8 शेड्यूल थे। ठीक है जी। तो ये याद रखना कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो तब बना, कब बना? जब हमारा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो गया। ठीक है, जब हमारा द प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, जब पूरा संविधान तैयार हो गया उसके बाद प्रीएम्बल बनाया गया। प्रीएम्बल चाहे पहले आता है पर इसको बनाया कब गया, एनेक्टमेंट कब हुई? जब पूरा संविधान तैयार हो गया। पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया था? संविधान बनाने से पहले। ठीक है जी। आगे है जी एनफोर्समेंट, संविधान की प्रोविजंस। देखो ये तो हमको पता है कि हमारा संविधान चाहे नवंबर 26, 1949 को तैयार हो गया था, पर इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी, इस नवंबर महीने के बाद जो जनवरी आई उसकी 26 तारीख को इसको लागू किया गया। पर फिर भी पूरी तरह से चाहे बाद में लागू किया गया, सम प्रोविजन, संविधान की कुछ प्रोविजंस वो 26 नवंबर 1949 को ही क्या है, केम इनटू फोर्स, लागू हो गई थी। वो कौन कौन सी थी? ऐसे एग्जाम में आ जाता है। तो इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? देखो, सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित। देखो आप जरा सोचो ना कि ये वाली चीजें जरूरी थी, ज्यादा जरूरी थी, इसलिए ये तभी लागू होगी 26 नवंबर 1949 को ही। तो आपने ये 3-4 रट्टे मार लेने हैं। सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से संबंधित, प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित, ठीक, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स कंटेन इन आर्टिकल। आप ना ये एक और तो चलो क्या याद रख पाओगे, ये वाले जरूर याद रख लेना। सिटीजनशिप से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित और प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित, ये तो उसी समय लागू हो गई थी। ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है कि जनवरी 26 जनवरी ही हमने क्यों चूज किया कि इस दिन हमारा संविधान लागू होगा। इसके अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 1930 को, ठीक है ना, 1930 को इस दिन हमने ये हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, ये सौगंध खाएंगे कि हम अपने देश को पूरी तरह आजाद कराएंगे, पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, पूरे इंडिया में पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। बेसिकली ना हिस्ट्री ये कहती है कि देखो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, लाहौर में इनका सेशन हुआ, तो कब? दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। तो इन्होंने रावी नदी के किनारे पर एक रेजोल्यूशन मूव किया और ये वहां पर एक हिसाब से प्रण किया, रेजोल्यूशन लेकर आए कि हम आने वाली 26 जनवरी को, मतलब 1929 के बाद कौन सा आया, 1930, तो 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, पूरे इंडिया में पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। तो इसलिए 26 जनवरी को, क्योंकि इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे मनाया था, तो उसी दिन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना संविधान कब है, 26 जनवरी को क्या है लागू किया था। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, जब हमारा संविधान शुरू हो गया नए वाला, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाला एक्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाला एक्ट, ये क्या है, रिपील कर दिए गए, हटा दिए गए। ठीक है। पर अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन, जो प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन थी, प्राइवेट काउंसिल एक बॉडी होती है, हम पढ़ेंगे आगे, तो उसकी जुरिस्डिक्शन को अबॉलिश कर दिया गया था पहले ही। कब? 1949 में एक्ट लाकर इस चीज को कंटिन्यू रखा। However,
द अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट ऑफ 1949 वाज कंटिन्यू। तो ये जो अबॉलिशन हमने की थी प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन वाली, उसको कंटिन्यू रखा। अब बात आती है जी ये प्राइवी काउंसिल क्या होता है, इसे पढ़ लेते हैं। द प्राइवी काउंसिल इज ए फॉर्मल बॉडी, एक बॉडी है किसकी, ऑफ एडवाइजर्स टू द सोवरेन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो सरकार है उसको एडवाइस करने की एक बॉडी, एक काउंसिल है, तब थी, ठीक है ना, अब भी होगी मे बी, पर ये क्या है, यूके की बॉडी है। इट्स मेंबरशिप मेनली कॉम्प्राइजेस सीनियर पॉलिटिशियन, मेनली इसमें कौन होते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं, हु आर एग्जिस्टिंग और फॉर्मर मेंबर्स ऑफ आइदर द हाउस ऑफ कॉमन और द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो वहां के दो सदन है उसके मेंबर हो सकते हैं, या तो वो एग्जिस्टिंग हो, जहां क्या हो, फॉर्मर हो, रिटायर हो चुके हो, मतलब सीनियर पॉलिटिशियन इसके मेंबर होते हैं एक काउंसिल के, ठीक है जी। तो बेसिकली जी हमने इन्होंने मैकेनिज्म बनाया है किसके लिए, थ्रू विच इंटर डिपार्टमेंटल एग्रीमेंट इज रीच्ड। मान लो कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनमें आपस में कोई आपस में असहमति है, तो उनको उनके आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक प्राइवी काउंसिल बनाई गई है, कहां, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है जी। तो मतलब इसकी एक ज्यूरिसडिक्शन है, ओके जी। पर इन्होंने क्या किया था, इंडिया में क्या हुआ था 1949 में क्या हुआ था, तो प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट के तहत, अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट के तहत ये एक्ट पास हुआ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या किया गया, इट अबॉलिश द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्राइवी काउंसिल। तो प्राइवी काउंसिल की जो ज्यूरिसडिक्शन थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है ना, टू एंटरटेन न्यू अपील्स एंड पिटीशंस एज वेल एज टू डिस्पोज ऑफ एनी पेंडिंग अपील्स एंड पिटीशंस। कहने का मतलब जो ये एक काउंसिल बनाई थी उसकी ज्यूरिसडिक्शन को अबॉलिश कर दिया गया था, तो वो अबॉलिश करने वाली ज्यूरिसडिक्शन कंटिन्यू रही थी। 1949 में एक एक्ट आया था, उसके तहत इसकी ज्यूरिसडिक्शन को कैंसिल कर दिया गया था, तो हमने भी इस कैंसिलेशन को जारी रखा, ठीक है जी। आगे बात आती है जी कि हमारे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ क्रिटिसिज्म, वो क्या है जी, एक क्रिटिसिज्म है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। हमने देखा कि कैसे सभी देश के लोगों ने इसको डायरेक्टली नहीं चुना, इसको किन्होंने चुना है, वह उस टाइम के एमएलए, उस टाइम के जो लोकल प्रोविंसेस है हमारे, वहां के चुने हुए बंदों ने, वो भी कैसे, इनडायरेक्टली। तो इसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, तो इसलिए ये भी एक क्रिटिक है कि हाँ भी सभी जनता ने चुनकर बंदे नहीं चुने, पूरे देश की जनता ने सीधे बंदे नहीं चुने इसके लिए, तो ये हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये एक क्रिटिसिज्म हो गया। ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, कहते हैं कि देखो जी ये हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाए, तो इसको बनाने के लिए जो ताना बाना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया उसके तहत हमने संविधान सभा बनाई, और इसके सेशन वगैरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते थे, ये एक बात होगी। दूसरा है जी टाइम कंज्यूमिंग है ये बॉडी, इसने बहुत ज्यादा समय लिया संविधान बनाने के लिए। आगे है जी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादातर बंदे किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि सभी पार्टियों की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। आगे है जी कि कहते हैं कि इसमें लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेशन था, क्योंकि ज्यादातर मेंबर क्या थे, लॉयर थे, जहां पॉलिटिशियन थे, और समाज के दूसरे तबके के या दूसरे एरिया से संबंधित लोग इसमें कम थे। अधिकतर क्या थे, वकील थे, जहां पॉलिटिशियन थे। तो इन वकीलों की अपनी एक नेचर होती है एक एक चीज का विस्तार करना, तो कहते हैं ये भी एक मेन कारण है कि हमारा संविधान क्या है, बहुत ज्यादा बल्कि है, तो इसकी लैंग्वेज भी क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि जो लॉयर वगैरह होते हैं वो क्या है, डीप में चीजों को लिखते हैं, तो उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट बना दी इन्होंने, लॉयर ने। और डोमिनेटेड बाय हिंदूज, मोस्टली क्या है इसमें हिंदुओं की डोमिनेशन है। तो विंस्टन चर्चिल ने भी ये कमेंट किया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है रिप्रेजेंटेड है ना, कैसे रिप्रेजेंटेड है, किसके द्वारा, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, इंडिया की जो एक मेजर कम्युनिटी कौन सी है, हिंदू, उसके द्वारा ही, उसके ही बंदे इसमें ज्यादा है। ये बात भी किसने कही थी, विंस्टन चर्चिल ने। तो ये कुछ है क्रिटिसिज्म, इसको आपने पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है जी, तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही जी, शुक्रिया, नमस्कार।